हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश चैप्टर 9 पार्ट 2। पार्ट 1 एंड मेनी अदर चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। पहले उन सभी वीडियोस को देखिए, तभी आप फर्दर वीडियोस के साथ इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। प्लेलिस्ट्स के बारे में आप जानते ही हैं, जितनी भी बार आप वीडियोस देखेंगे एमसीक्यू वीडियोस भी इंक्लूडेड हैं इनमें, तो उतने ही चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के। Topic 189, that is ascertainment, that has been covered in previous video. This video will start from topic number 190, the problem of refining the language. चैप्टर 9 में हम लोग टाइम पीरियड जो कवर कर रहे हैं दैट इज 1650 टू 1800, और इस टाइम के तीन प्रोमिनेंट राइटर्स अगर बोले जाएं तो जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड जॉनथन स्विफ्ट। अलग अलग ओपिनियंस थी इन सबकी लैंग्वेज को लेकर। पहले हम जानते हैं ड्राइडन और स्विफ्ट की ओपिनियन, और आगे चलकर हम पोप के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ड्राइडन को जानते हैं। ड्राइडन का देखिए क्या मानना था या कहना था। इट वॉज ड्राइडन्स ओपिनियन दैट फ्रॉम चौसर द प्योरिटी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश टंग बिगेन। चौसर के टाइम से इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हुई, वो तो हम सभी लगभग जानते ही हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री की अगर बात करें तो चौसर का ही नाम आता है, बट was not so completely convinced as some others that its course had been always downward. ड्राइडन का मानना ये नहीं था लाइक अदर्स की इंग्लिश थोड़ी सी डिग्रेड हो रही है, लेकिन बाकी कुछ राइटर्स ऐसे थे जो कि ये मानते थे कि इंग्लिश धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है और इसको रिफाइन होने की ज़रूरत है। स्विफ्ट के लिए गोल्डन डेज थे एलिजाबेथन पीरियड जो कि 1603 में एंड हो गया था। 1558 से लेकर 1603 माना जाता है। द पीरियड एलिजाबेथन की ही बात कर रहे हैं। ही सेज वेर इन द इंग्लिश टंग रिसीव्ड मोस्ट इम्प्रूवमेंट आई टेक टू कमेंस विद द बिगिनिंग ऑफ क्वीन एलिजाबेथ्स reign and to conclude with great rebellion in 42. From the Civil War to this present time, I am apt to doubt whether the corruption in our language have not at least equaled the refinement of it. And these corruptions, very few of the best authors in our age have wholly escaped. तो लैंग्वेज में कुछ कुछ करप्शंस भी होते रहे। उनको कुछ 3 पॉइंट्स थे जो बिल्कुल पसंद नहीं थे स्विफ्ट को। उन 3 पॉइंट्स की हम बात करेंगे, उन्हीं को वो करप्शन कह रहे हैं कि लैंग्वेज बिगड़ी भी है, इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन लैंग्वेज में कुछ ना कुछ डाउनफॉल भी आया है, और वो डाउनफॉल बहुत सारे राइटर्स ने एस्केप किया है या इग्नोर किया है। स्विफ्ट थोड़े से कंजर्वेटिव थे। स्विफ्ट की लिंग्विस्टिक ओपिनियंस काफ़ी डिफरेंट थी, और वो कहते थे जिनको हम इनोवेशन कहते हैं वो एक्चुअली में लैंग्वेज का डाउनफॉल है। इसमें से फर्स्ट इनोवेशन, सो कॉल्ड इनोवेशन की बात करते हैं। वन ऑफ दीज वॉज दी टेंडेंसी टू क्लिप एंड शॉर्टन वर्ड्स। जैसे कि हम आजकल करते हैं ना टैक्सी, टैक्सी का फुल फॉर्म होता है टैक्सी मीटर, लेकिन हम उसको टैक्सी बुलाते हैं। फोन वी नो इट इज टेलीफोन। बस, ऑमनी बस इज द फुल वर्ड और बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। एडवर्टीजमेंट इज द फुल वर्ड, लेकिन वी से जस्ट एड। उसी तरीके से स्विफ्ट ने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि रेप एंड पेनल्ट, जो कि रेपुटेशन और पेनल्टी मेट के शॉर्ट फॉर्म्स थे। सेकेंड इनोवेशन की वो बात करते हैं और कहते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं जिनमें से वॉल्स को हटा दिया गया है छोटा करने के लिए, जैसे कि ड्रज्ड, डिस्टर्ब्ड, ईडी आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वॉल को हटा दिया गया। उस टाइम पर ऐसी ही स्पेलिंग्स प्रिवेल किया करती थी। रिब्यूक्ड, फ्लेज्ड एंड 1000 अदर वर्ड्स everywhere to be met within prose as well as verse, whereby leaving out a vowel to save a syllable. राइट तो एक सिलेबल को बचाने के लिए, राइटिंग्स को बचाने के लिए एक वॉल को ड्रॉप कर दिया गया। ये एक इनोवेशन थी जो कि पसंद नहीं थी स्विफ्ट को। थर्ड इनोवेशन दैट अराउज्ड Swift's ire has to do with certain words then enjoying a considerable vogue among wits and people of fashion, young preachers, fresh from universities. He says कि बहुत मॉडर्न वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जो कि कॉमन नहीं है, कॉमन टू पीपल नहीं है, जैसे कि शैम, बेंटर, मॉब, बाबल, बुली, कटिंग आजकल कॉमन है बट वॉज नॉट सो कॉमन दोज डेज, शफलिंग एंड पामिंग। तो इस तरीके के वर्ड्स जो कि सिर्फ फैशन के लिए यूज किए जा रहे हैं, नॉट दी रियल एकेडमिक वर्ड्स दीज आर, अकॉर्डिंग टू स्विफ्ट। लगभग ऐसी ही एक बात कही जॉर्ज कैंपेल ने इन फिलोसफी ऑफ रिटोरिक का ईयर याद रखिए, लिखिए अभी। और जॉर्ज कैंपेल ने लिखा था फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, ये भी लिखिए। और क्या बेसिक बात कही थी उन्होंने।
I shall just mention another set of barbarism, cruelty, which also comes under this class and arises from the abbreviation of polysyllables. वही सेम बात जो कि स्विफ्ट ने कही थी, by looping off all the syllables except the first or the first and second instances of this. Examples of this are hype for hypochondriac, rep for reputation, alt for ultimate, penult for penultimate, incog for incognito, hyper for hypercritic, extra for extraordinary. जॉर्ज कैंपबेल पॉपुलर कॉन्टेम्प्रेरी राइटर थे स्विफ्ट के, स्कॉटिश एनलाइटनमेंट फिलोसोफर, मिनिस्टर एंड प्रोफेसर ऑफ डिवाइनिटी। अब सभी राइटर्स में एक डिजायर भी था कि लैंग्वेज को अब फिक्स करना बहुत हो गया, कोई अलग लैंग्वेज यूज कर रहा है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सब लोग अलग अलग तरीके के एक्सेंट्स और अपने अपने फेवरेट वर्ड्स को यूज करें। इस तरीके से लैंग्वेज पॉपुलर कैसे होगी इन फ्यूचर और कैसे इस लैंग्वेज के लिटरेचर को डिग्निफाइड माना जाएगा इन फ्यूचर। One of the most ambitious hopes of the 18th century was to stabilize the language, to establish it in a form that would be permanent. आज वही permanency चल रही है language में. Swift talked about fixing the language and the word was echoed for 50 years by lesser writers who shared his desire and like him believed in the possibility of realizing it. तो जो कुछ स्विफ्ट ने कहा वो पहले के कुछ राइटर्स भी कह चुके थे और बाद के राइटर्स भी उन्हीं वर्ड्स को एको करते थे। बेकन, फ्रांसिस बेकन को आप सब जानती हैं, ग्रेट एसेइस्ट। फ्रांसिस बेकन एट द एंड ऑफ हिज लाइफ हैड रिटन टू हिज फ्रेंड सर टॉबी मैथ्यू इन 1623। लैंग्वेज के बारे में ही एक कोट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। It is true my labors are now most said to have those works which I had formerly published, well translated into Latin, for these modern languages will at one time or other play the bankrupts with the books. तो वो कहते हैं कि मैंने पास्ट में बहुत बुक्स लिखी हैं, लैटिन से ट्रांसलेशन भी हुई है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो बहुत ही डावाडोल चल रही है, बहुत ही हिल रही है आजकल, कोई फिक्स रूल्स नहीं है। तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में बुक्स को लेकर सोसाइटी में एक बैंकरप्सी आ जाए। एलेक्जेंडर पोप ने भी एक स्टेटमेंट दी और चौसर और ड्राइडन को कंपेयर किया। चौसर और ड्राइडन को नहीं, एक्चुअली वो चौसर की एज, चौसर का एरा और अपना करंट एरा, ड्राइडन तो पोप के ही कॉन्टेम्पररी थे, तो ड्राइडन के एरा को, खुद के एरा को और चौसर के एरा को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इटली और फ्रांस, जब भी कोई राइटर बात करता था ना कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, तो वो एग्जाम्पल दिया करते थे इटली और फ्रांस की। Italy and France were the countries to which the English had long turned for inspiration. An example, in both of these lands, the destiny of language had been confided to an academy. कुछ ना कुछ academies create हो जाती थी आजकल की डेट में, तो there is a flood-like situation regarding the language academies. In Italy, prolific in academies, the most famous was the Accademia della Crusca. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। फाउंडेड as early as 1582, its avowed object was the purification of the Italian language. तो अगर कोई कंट्री ऑफिशियली एक एकेडमी क्रिएट कर लेती है जहां पर कि लैंग्वेज पर ही वर्क किया जाएगा, साइंटिफिक लैब्स भी होती है ना, उसी के कंपैरिजन में वी कैन से साइंटिफिक लैब्स में साइंस को प्रोपगेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, वैसा ही लैंग्वेज के साथ क्यों नहीं हो सकता। तो इटली ने लैंग्वेज के साथ यही किया और एक एकेडमी क्रिएट की, एकेडमिया डेला क्रूसा 1582, जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका गोल था प्योरीफाई करना इटालियन लैंग्वेज को, एंड टू दिस एंड इट पब्लिश्ड इन 1612 अ डिक्शनरी भी पब्लिश हुई, एंड दिस डिक्शनरीज नेम वाज दिस वोकैबुलरी डेली एकेडमिकी डेला क्रूस्का। तो ये डिक्शनरी पब्लिश हुई 1612 में इटली की बाय द एकेडमी established in 1582, Accademia della Crusca. फ्रांस में भी एफर्ट्स हो रहे थे। 1635 में कार्डिनल रिचेल्यू ने एक ग्रुप को स्पॉन्सर किया था, यू कैन सी रॉयल चार्टर ऑफर किया था, स्पॉन्सर किया था एक स्मॉल ग्रुप को, जो कि काफी सालों से लैंग्वेज और लिटरेचर पर डिस्कस करने के लिए ही मिलते थे। एक तरीके से उसी सेम ग्रुप को 1635 में ऑफिशियल बना दिया गया था टू डिस्कस लैंग्वेज। Topic number 193 in English Academy. Italian Academy, French Academy we have seen. We have to concentrate more on English Academy.
1572 में ये भी हो गया, सोसाइटी ऑफ एंटीक्वेरीज वॉज क्रिएटेड। The suggestion of an English academy occurs early in the 17th century. Indeed, learned societies had been known in English from 1572 when a society of antiquaries founded by Archbishop Parker, ये भी आपको याद रखना है, आर्कबिशप पाकर हैं ये, began holding its meetings at the house of Sir Robert Cotton and occupied itself with the study of antiquity and history. तो इंग्लिश लैंग्वेज पर भी डिस्कशंस होने शुरू हो गए थे 1572 की सोसाइटी ऑफ एंटीक्वेरीज के साथ, जिसको कि इस्टेब्लिश किया था आर्कबिशप पाकर ने। एक और सोसाइटी की कोशिश की गई थी जिसकी शुरुआत की थी एडमंड बोल्टन ने, जो कि पॉपुलर हिस्टोरियन और पोएट थे, और 1616 में, जो कि शेक्सपियर का डेथ ईयर है, तब इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाई। 1625 में वो करंट किंग जो कि जेम्स वन थे, उनकी डेथ हो गई और उसके बाद इस प्रोजेक्ट का भी एंड हो गया। पॉपुलर राइटर्स जो इसमें इंक्लूडेड थे वो आप देख लीजिए, जॉर्ज चैपमैन, सर एडवर्ड कोक, सर रॉबर्ट कॉटन, सर केनेलम डिग्बी, माइकल ड्रेटन, बेन जॉनसन, इनिगो जोन्स, जॉन सेल्डन, हेनरी स्पेलमैन and Henry Wotton, all men with scholarly tastes and interests, but the project died with James I. Started by Edmund Bolton, year 1616, the death year of Shakespeare, but did end with the death of James I in 1625. आप में से बहुत से एस्पायरेंट्स रेगुलरली एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बुक है, इसके नोट्स कैसे बनाएं। हम तो लिटरेचर बैकग्राउंड के भी नहीं है। सबसे बड़ी ट्रबल सबको यही आ रही है कि मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स आर नॉट फ्रॉम लिटरेचर बैकग्राउंड, तो कैसे नोट्स बनाए वो। तो नोट्स बनाने के लिए आप एक तो पूरी बुक अगर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए एक बार, बट मुझे पता है कि बहुत से केसेस में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीडियोस मेरे पूरे जब देख रहे हैं तो उन वीडियोस में से एटलीस्ट अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। हैंड रिटन वर्ड को मैं स्ट्रेस कर रही हूँ। देखिए इसी वीडियो को जो हमने अभी फ्रेश किया है, आप 11 बहुत ही अच्छे नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि ड्राइडन की ओपिनियन, स्विफ्ट की ओपिनियन, 3 इनोवेशन जो स्विफ्ट ने डिसलाइक किए थे, जॉर्ज कैम्पबेल ने फिलोसफी ऑफ रेटोरिक कब लिखा था, और बेकन ने 1623 में कोट लिखा था जिसको टॉबी मैथ्यू को डेडिकेट किया था। वो कोट क्या था, पोप ने क्या कोट लिखा था, इटली में एकेडमी कब इस्टेब्लिश हुई थी, डिक्शनरी कब पब्लिश हुई थी, फ्रांस में एकेडमी कब इस्टेब्लिश हुई थी, या फिर रॉयल चार्टर किसने इशू किया था। 1572 में सोसाइटी ऑफ एंटीक्वेरीज के बारे में मैंने बताया था। 1616 और 17 में एडमंड बोल्टन ने स्कीम फॉर लार्जर सोसाइटी ये बनाई थी, प्रपोज किया था एक्चुअली वो स्कीम, जो कि खत्म हो गई थी जेम्स वन की डेथ के साथ और उसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएंगे तो जो कुछ भी फ्रेश वीडियो में पढ़ा है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यू कैन टेक अ स्टेप कि एक बार आप वीडियो को देखिए बिना नोट्स बनाए, उसके बाद आप वीडियो को दोबारा प्ले करें और इस तरीके के नोट्स बनाना शुरू करें, वीडियो को पॉज कर करके। जहां पर आपको लगे कि आपको लिखना है थोड़ा, वहां वीडियो को पॉज कर दीजिए और दोबारा प्ले करिए। तो इस तरीके से आपकी नोट मेकिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जिसने भी नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहां पर हम लोग रेगुलर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन पहले मैं आप लोगों को टॉपिक और वीडियो दे देती हूँ कि इस वीडियो का कल टेस्ट होगा, एंड नेक्स्ट डे आई कंडक्ट स्मॉल टेस्ट ऑफ दैट सेम टॉपिक। प्लेलिस्ट के बारे में दोबारा बता रही हूँ, अच्छे से प्लेलिस्ट को देखिए और क्रोनोलॉजिकली सभी वीडियोस अरेंज है, उनके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करते चलिए, एंड अ ग्रेट गुड लक। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 9 का नेक्स्ट वीडियो में, द अपील टू अथॉरिटी, सेम टॉपिक कंटिन्यू रहेगा।